हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं डॉक्टर अभिषेक गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं आयुर्वेदा फेडरेशन की ओर से। ये हमारा एक पहला वीडियो है और मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जो हमारी बहुत सारी समस्याएं हैं जिनको लेके हम कभी ना कभी मन से परेशान होते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं, आपस में कई बार जो है इस तरह का डिस्कशन भी करते हैं और उससे परेशान होकर हम अपनी फ्रस्ट्रेशन को अलग-अलग माध्यमों से निकालते भी हैं, लेकिन कई बार जो है हम एक किसी सॉल्यूशन पर नहीं पहुँच पाते हैं। और आज मकसद यही है कि हम कुछ एक सॉल्यूशन का और आगे बढ़ें, कुछ आप सभी से हमें कुछ गाइडेंस मिले, आप सभी के जो है विचार मिले और हम लोग सब लोग एक साथ एकजुट होकर अपनी जो समस्याएँ हैं, आयुर्वेद से रिलेटेड जो बहुत सारी परेशानियाँ हैं, उनके ऊपर हम लोग काम कर सकें। इस छोटी-सी प्रेज़ेंटेशन के माध्यम से मैं कोशिश ये भी करूँगा कि हम सभी लोग जो है अपनी बातों को, अपनी समस्याओं को थोड़ा बहुत समझ सकें और उसके बाद जो है हम थोड़ा-सा जो है इस पे काम भी शुरू करें। तो जल्दी ही मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि बहुत कोशिश रहेगी कि जितना छोटे से छोटा ये वीडियो मैं बना सकूँ और आप सब तक जो है अपनी बात ज़्यादा सटीक ढंग से पहुँचा सकूँ, बस उतना ही समय लेने की कोशिश रहेगी। तो सबसे पहले हम लोग अपने अ, बैकग्राउंड को जान लेते हैं कि जैसे हम सभी जानते हैं कि हम लोग आयुष चिकित्सक के रूप में या आयुष डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के रजिस्टर्ड डॉक्टर्स के रूप में जाने जाते हैं। मुख्य रूप से यही पहचान है, वो एक अलग बात है कि हम सभी लोग आयुर्वेद, यूनानी, योगा, होम्योपैथी, सिद्धा के अलग-अलग चिकित्सक हैं। तो जैसा कि मैं एक आयुर्वेद चिकित्सक हूँ और हमारा जो मुख्य फ़ोकस है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आयुर्वेद के ऊपर ही रहेगा। तो हम लोग अपनी आयुर्वेद सिस्टम के जो डॉक्टर्स हैं, मेरे जितने भी वरिष्ठ इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे जो जूनियर्स में इस वीडियो को देख रहे हैं या मेरे जो साथ हम उम्र हैं, वो सब लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी का मैं स्वागत करता हूँ और आगे बढ़ते हैं। हम लोग वर्ष 2003 में जो है हमारे आयुष डिपार्टमेंट को जो है एस्टेब्लिश किया गया था। इससे पहले कोई भी जो है आयुष के नाम से डिपार्टमेंट नहीं था। एक ISMN-H करके जो है डिपार्टमेंट बनाया गया था 1995 के टाइम पे और उसके बाद जो है 2003 को पूर्ण रूप से इसे एक जो है डिपार्टमेंट ऑफ आयुष का नाम दिया गया और इसके बाद जो है इसमें एक मिनिस्टर बनाया गया और आगे फिर जो है सेक्रेटरी और बहुत सारे जो लोग हैं इसमें जुड़े और वो लोग आज हम लोग वो देखते भी हैं कि वो क्या काम करते हैं और किस तरह से हमारे सिस्टम की जो समस्याएं हैं या सिस्टम की जो चीज़ें हैं उनके ऊपर वो काम करते हैं। तो आगे बढ़ता हूँ। तो उससे पहले आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोगों के जो भी सुझाव हों अपने पास एक पेन कागज़ ज़रूर रख लीजिए और उसमें जो है उन पॉइंट्स को जो भी आपको लगता है, जो भी आप फेस करते हैं अपने काम के दौरान में अपनी क्लिनिक वाली जगह पे या अपने कॉलेज की लाइफ में या जो भी जगह पे आप जो भी समस्याएँ अपने आयुर्वेद से जुड़ी हुई फेस करते हैं, उसको एक पेपर पे ज़रूर नोट डाउन करें। अभी हम लोगों ने एक टेलीग्राम का अभी रिसेंटली ही ग्रुप बनाया है 2-3 दिन पहले, कुछ लगभग 800 के करीब उसमें डॉक्टर्स जुड़ भी गए हैं। तो उस ग्रुप का लिंक आगे वीडियो में जो है हम लोग बताएँगे भी और जो हमारा जहाँ पे ये वीडियो अपलोड किया है उसमें नीचे की ओर जो है आप उस वीडियो का लिंक जो है देख पाएँगे। तो वहाँ से जो है आप उस ग्रुप में जॉइन करिएगा और जो भी आपके पॉइंट्स हैं, वहाँ पे उस ग्रुप में ज़रूर जो है साझा करिएगा और कोशिश करिए कि उस पेपर पे जो है कुछ समस्याओं को ज़रूर लिखें और हम चाहेंगे कि आप लोग जो है इसमें इन्वॉल्व हों, पार्टिसिपेट हों, इनिशिएटिव लें और हम सब लोग मिलके जो है इसमें कुछ काम करें। मैं आगे बढ़ता हूँ। तो कुछ प्रॉब्लम्स जो हम लोग ऐसी हैं जो जनरली आयुर्वेद के बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि एक्चुअल में हम लोग फेस क्या हमारी एक्चुअल में प्रॉब्लम्स क्या हैं, हम क्या फेस करते हैं और उनके एक्चुअल में क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो मुख्य रूप से आप सभी जानते होंगे कि 1970 में जो है CCIM का गठन हुआ था और उसके बाद जो है आयुर्वेद की चीज़ों को आयुर्वेद की शिक्षा व्यवस्था को जो है नियमित करने का जो है काम किया गया था और उसके बाद जो है चीज़ें जो है धीरे-धीरे आगे बढ़ना शुरू हुई, कॉलेजेस हुए, उनके कुछ प्रारूप बने, उनके जो है कुछ मानक तय हुए। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं जो वहाँ से प्रारंभ हुई और उसके बाद जो है बहुत सारी ऐसे भी रूल रेगुलेशन हमारे ऊपर थोप दिए गए जिसे मैं अपनी भाषा में लीगल गुंडागर्दी जो है कहता हूँ, जो बहुत ही चुपचाप तरीके से जो है किए गए और हमारी ओर से जो लोग रिप्रेजेंट करते रहे हमारे सिस्टम को, उनकी ओर से भी कुछ ऐसा ठोस ज़मीनी कार्य नहीं हुआ या उनको अपोज़ नहीं किया गया और उसका परिणाम ये है कि इस पे
हम लोग जो है उन चीज़ों को जो है आज फेस करते हैं और एक्चुअल में जो बहुत चैलेंजिंग है, बहुत कष्टप्रद है। हालाँकि ऐसा नहीं है कि ये सारी जो चीज़ें लगा दी गई हैं, हमारे ऊपर थोप दी गई हैं, तो इनका कोई समाधान या सॉल्यूशन नहीं है। तो हम लोग जो है समस्याओं को डिस्कशन के साथ-साथ कोशिश ये भी करेंगे कि इनके सॉल्यूशंस निकालें और कुछ ऐसा करें कि जो एक्चुअल में कुछ स्थिति को परिवर्तित करें, ना कि सिर्फ़ हम लोग जो है समस्याओं को लेके ही बैठे रहें। तो पहले कुछ पॉइंट्स हैं, जो समस्याएँ हैं, उनको एक मोटा-मोटा हम लोग देख लेते हैं और साथ ही साथ में मैं ये कोशिश करूँगा बताने की कि इसमें हम लोग अपनी ओर से क्या जो है कर सकते हैं। तो एक बहुत से पॉइंट्स हैं जो आगे मैं जल्दी से बढ़ाता हूँ और उन पॉइंट्स पे आता हूँ। तो मुख्य रूप से जो है हमारी एक सीएमईज़ का जो पार्ट है वो बेसिकली हमारी प्राइवेट फ्रेटर्निटी में तो आजकल बहुत सीएमईज़ होती हैं, वेबिनार हो सीएमई वो हमारे तक पहुँचे, हमारे सिस्टम के डॉक्टर्स तक पहुँचे या फिर जो है इसके अलावा बहुत सारे ऐसे काम हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी जानकारी जो है रिसर्च हो रही हैं, बहुत सारी जो जिनकी जानकारी एक्चुअल में चिकित्सकों के लिए ही जो काम हो रहे हैं। तो इससे डिपार्टमेंट की ओर से दिया जाता है। बाप रेस्ट नहीं लिया जाता। अभी हाल ही में सीएसपी जो है उसमें भी जो है एक संगठन के कुछ लोगों को ही जो है चुपचाप फ़ोन करके बता दिया गया था कि आप लोग आ जाओ और ऐसा एक कुछ प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं। तो उसमें 20-30 लोगों का जो एक ग्रुप था वो सीएमई को अटेंड किया था। इसके अलावा जो है बाकी कुछ लोग जो है उसके बारे में पता भी नहीं चला और जब कुछ उसमें इस तरह की जो चीज़ें जो प्रकृति परीक्षण पे जो ये इनिशिएटिव लिया गया वो इनिशिएटिव बहुत अच्छा था, लेकिन इस इनिशिएटिव को जो करने की कोशिश है वो सिर्फ लिमिटेड लोगों तक अगर पहुंचेगी तो एक्चुअल में हम लोग आयुर्वेद का जो है सिस्टम का सही से जो है भला नहीं हो पाएगा और जो डॉक्टर्स हैं उनके उनके लिए भी जो है अच्छी नॉलेज जो है उन तक नहीं पहुंच पाएगी। तो इस तरह का कुछ नहीं होता। दूसरा एक जो है पॉइंट जो है मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा-सा जल्दी-जल्दी इन चीज़ों को ब्रीफ करने का, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वीडियो जितना छोटा से छोटा हो, उतना ही अच्छा है। तो एक हमारे ऊपर एक और बैन लगाया गया है। सन 1971 में एक एमटीपी एक्ट जो है वो लागू कर दिया गया, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इसमें मतलब कि अगर हम नॉर्मल डिलीवरी के अलावा कोई भी डिलीवरी कराते हैं, तो लीगली हम लोग जो है वो नहीं कर सकते। बहुत सारे लोगों को सुन के आश्चर्य हो रहा होगा कि ऐसा नहीं है, या वो लोग ये सोच रहे हैं, ये कह रहे होंगे कि ये गलत जानकारी है। तो आप लोग जो है अगर इस एक्ट को उठा के पढ़ेंगे तो वहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि जो आईएमसी एक्ट 1956 के तहत रजिस्टर्ड होता है वही एमटीपी के लिए जो है लीगली अलाउड है। मतलब एमटीपी का मतलब है कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जहाँ पे भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट की यूज की जाएगी प्रेगनेंसी में, वो सिर्फ और सिर्फ वो लोग यूज कर सकते हैं जो आईएमसी एक्ट 1956 के तहत रजिस्टर्ड होते हैं, और हम लोग जो होते हैं सीसीआईएम एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होते हैं। आईएमसी एक्ट के तहत होते हैं जो आईएमए लॉबी के लोग हैं, हमारे महान सभ्यता जो विकसित हुई है अभी कुछ वर्षों में, तो उसके जो लोग हैं सिर्फ वही जो है डिलीवरी जो है सर्जिकल जो है कर सकते हैं। तो ये एक जो है बैन लगाया गया। इसके अलावा जो है हमारे बहुत सारे जो है मॉडर्न एडवांसेस की जो है बात होती है। हमारे एक एक्ट में एक लाइन भी लिखी हुई है, इस पे फिर कभी एक कुछ और वीडियो बनाऊंगा कि उसका अर्थ एक्चुअल में है क्या और कैसे हम लोगों को जो है मिसलीड किया गया, हमारी जो रिलेटेड अथॉरिटीज के लोग थे उनके द्वारा जो है सिर्फ अपने वोट बैंक के चक्कर में कि वो वोट ले लें हमारे डॉक्टर्स का और जो है उन अथॉरिटीज में पहुंच जाए, सिर्फ इस वजह से उनको मिसलीड किया गया। तो ऐसे कुछ जो है मॉडर्न एडवांसेस जो है कोई विशेष हुए नहीं है। आयुर्वेद वही भस्म चूर्ण चटनी या इस तरह का जो है वही रहा है। डिपार्टमेंट की ओर से कुछ गंभीर प्रयास नहीं हुए। जो भी प्रयास या स्टैंडर्डाइजेशन हो रहे हैं प्राइवेट फार्मा कंपनीज की ओर से हो रहे हैं, हमारे डिपार्टमेंट की ओर से बहुत लिमिटेड हो रहे हैं। मैं ज़्यादा कुछ अपने डिपार्टमेंट्स की ओर बोलूँगा नहीं, लेकिन एक्चुअल में सच्चाई यही है कि ये जो चीज़ें हैं उनकी ओर से बहुत ही कम हो रही हैं और बहुत ही हो भी रही हैं। अगर कुछ हो भी रही हैं तो हमारे चिकित्सकों तक पहुँचती नहीं। जैसा मैंने बताया कि सीएमईज वगैरह जो है बिल्कुल जीरो हैं। कुछ भी डिपार्टमेंट अगर करता भी है तो वो उनकी कागजों में फाइलों में दब के वहाँ पे समाप्त हो जाता है। जैसे मैं उदाहरण ही दूं, सीसीआरएएस की ओर से जो है जीरियाट्रिक्स यानी कि वार्धक्य पे जो है जरा चिकित्सा पे एक बहुत बड़ी तो राष्ट्रीय
राष्ट्रपति ने सम्मानित किया और 17 साल तक वो रिसर्च चली और बहुत अच्छी और बहुत ही शानदार रिसर्च है। लेकिन आप हमके बीच में जो है, हम जो प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर्स हैं उनके बीच में, या इवन जो पढ़ाने वाले डॉक्टर्स हैं उनके बीच में भी जो है कभी जो है वो नहीं गई। तो किसी को पता ही नहीं है कि वो एक्चुअल में क्या रिसर्च हुई, क्या उस पर काम हुआ, क्या उसके परिणाम आए और क्या उन्होंने राष्ट्रपति ने ऐसा देखा कि उसे सम्मानित कर दिया, कुछ भी नहीं पता है। तो कुल मिला के हाल ये है कि हमारे बीच में जो है एक्चुअल में जो पब्लिक में जो काढ़ा घरेलू नुस्खा साइंटिफिक रूप से जो है उसका प्रस्तुतिकरण जब डिपार्टमेंट्स की वो सही नहीं होता है, बाकी सिचुएशंस जो है वो बहुत ही जमीनी या जो है बहुत गड़बड़ सी रह जाती हैं। इसके अलावा एक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है जो हमारे आयुर्वेद के इंजेक्शंस जो है, इसकी एक और बहुत लंबी कहानी है, इसके ऊपर कुछ वर्क भी किया गया है। आगे मैं उसका एक जो है छोटा सा लेटर जो है आप लोगों को दिखाऊंगा भी। तो ये जो है सन 80-84 के दशक में जो है ये इंजेक्शंस 80 के दशक में आया भी करते थे। इसके ऊपर एक जो है अलग से कभी एक वीडियो बनाऊंगा। तो ये इंजेक्शंस जो है वो बैन कर दिए गए और उसमें बैन करने के टाइम पे एक लाइन लिखी गई ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के 3H1 शेड्यूल में। आप लोग गूगल सर्च करके ये शेड्यूल जो है देख सकते हैं। उसमें एक सिंगल लाइन लिख दी गई कि ऐसी कोई भी, जो आपकी स्क्रीन पे भी वो लाइनें दिख भी रही हैं, कि ऐसी कोई भी दवाई जो पेरेंटल रूट से दी जाती है, मतलब कि IM, IV या सबकुटेनियस रूट से बॉडी में दी जाती है, वो ऐसी कोई भी दवाई आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी तिब्बती सिस्टम में बनाई ही नहीं जा सकती। तो जब हम अगर बना ही नहीं सकते हैं उस चीज को, तो उस पर हम लोग जो है क्या जो है प्रैक्टिस कर पाएंगे, क्या उसका मैन्युफैक्चरिंग हो पाएगा और क्या उसको यूज कर पाएंगे। तो एक्चुअल में ये जो है एक इस तरह का एक कायदे कानून जो है बना दिए गए और जिस समय ये बनाए जा रहे थे उस समय जो हमारे संगठन हैं या हमारे जो लोग हैं बीच के, उनको ज़्यादा आइडिया भी नहीं था और वो उसको लेके कभी ना तो अपोज किए, ना ही स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन दी। और जबकि एक्चुअल में हमारी जो संहिताएं हैं उनके ऊपर, उनमें भी जो है सूचीबद्ध चिकित्सा का जिक्र है। आगे उस पर जब हम वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम लोग और इस पर डिस्कशन करेंगे। तो ये एक जो है RTI लगाई थी आज के कुछ 9 साल पहले 2012 में। तो इसमें जो RTI में हम लोगों ने इसमें कुछ जानकारियां पता की थी। तो सुप्रीम कोर्ट का एक केस भी था जो इंजेक्शंस के ऊपर जो है चला था। उस केस की जो है जानकारी काफ़ी सारी निकाली थी। तो चूंकि आज हम लोग छोटा ही वीडियो कोशिश करेंगे कि आप तक पहुंचाएं, तो उसमें जो जानकारियां निकल के आई, क्या स्थितियां हैं ज़मीन में, वो एक्चुअल में ये है कि हम लोग कुछ भी इस तरह का निर्माण कर नहीं सकते हैं और इस तरह के जो इंजेक्शंस पे बैन है वो हटाए भी जा सकते हैं। इस पे बहुत सारा काम किया जा सकता है। तो ये एक जो सिचुएशन है वो मैं आप सबके सामने रख रहा हूँ। और अच्छी न्यूज ये है, अभी 3 दिन पुरानी ही ये न्यूज है। एक मेगा लैब करके कंपनी है, इसमें कुछ लोग मेरे जानकार भी हैं जिन्हें मैं जानता हूं और उनसे अभी बात करने की कोशिश भी हुई है। तो आगे उम्मीद है कि उनके साथ मिलके कुछ हम लोग जो है अच्छा रिस्पांस मिलेगा और हम लोग इसकी इंजेक्शन पे जो ये बैन लगा हुआ है, तो चूंकि कोरोना ने जो है सिस्टम को इस तरह से तोड़ दिया है कि सारी की सारी जो मशीनरी है वो हिल गई है। सरकारी सिस्टम जो स्वास्थ्य व्यवस्था का बना हुआ है, तो उस पर अब वो जो है अल्टरनेट ढूंढ रहे हैं कि इसमें क्या किया जा सकता है। तो ये मेगा लैब कंपनी को 300 करोड़ रुपए की फंडिंग हुई है आयुर्वेद बेस्ड कोविड वैक्सीन जो है बनाने के लिए। तो इस पे क्या उन्हें मिला है, किस तरह के डॉक्यूमेंट हैं, क्या उनकी तैयारी है, तो इस पे हम लोग देखेंगे। और ये उम्मीद है कि ये इंजेक्टेबल रूप में ही जो है हमारे लोगों को दी जाएगी और कुछ डेवलपमेंट जो होगा उसी बेसिस पे होगा। तो ये बहुत अच्छा एक हमारे लिए ग्राउंड बन पाएगा आगे आयुर्वेद के दूसरे इंजेक्शंस के लिए भी। तो कोशिश रहेगी आगे, तो इस पे क्या काम करेंगे वो हम लोग और आगे डिस्कस करेंगे। तो एक ये बहुत बड़ा और दूसरा पॉइंट रहा है कि आयुर्वेद सिस्टम को जो है वो बहुत ही लिमिटेड बजट मिला है। आयुर्वेद की बात करूं तो ये और भी कम हो जाता है। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि जो स्वास्थ्य बजट गवर्नमेंट की ओर से अलॉट होता है, जो मिलता है पूरे के पूरे 100% जो हेल्थ सिस्टम को, उसमें 97% जो हेल्थ बजट है वो एलोपैथी को मिल जाता है। 3% मिलता है आयुष के पूरे सिस्टम को, जिसमें आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, जो पंचमेल खिचड़ी जो बनाई गई है उसको मिलता है 3% टोटल बजट। और उस 3% टोटल बजट का जो है वो यूटिलाइजेशन है वो भी कई बार नहीं होता है। मजे की बात ये है, लैप्स हो जाता है वो बजट और वो वापस लौट जाता है। फिर सरकार क्या करती है कि उस बजट को जो है रिड्यूस कर देती है। इसमें जो लास्ट ईयर का एक नंबर आप लोग देख रहे हैं, ये बहुत पुराना नंबर है, काफी टाइम पहले की ये PPT मैंने जो है यहाँ पे उठाई है। तो ये एक्चुअल में रियल नंबर नहीं है, रियल नंबर थोड़ा सा बढ़ा है, लेकिन वो इतना कम है कि वो ऊंट के मुंह में
जीरा वाली जो एक कहावत है वो बिल्कुल कुछ उस तरह की ही है। तो हकीकत आप देख ही रहे हैं कि स्थिति ये है कि उनके पास कुछ फोर व्हीलर जैसी स्थिति है और हमारे पास एक जो है बच्चों वाली साइकिल जैसी स्थिति है, और उसमें उम्मीद अगर कोई करे कि ये सिस्टम जो है या इस सिस्टम से जुड़े लोग जो हैं कुछ कुछ डिफरेंट टाइप के रिजल्ट दे दें, कुछ जो है यूनिक सा कुछ करके दे दें, तो ये बहुत पॉसिबल नहीं है। तो गवर्नमेंट की ओर से जो राज आश्रय है वो बहुत ही छोटे सी लेवल पे है और बहुत कम जो है मिलता है। तो अगली जो स्लाइड आप लोग देख रहे हैं, तो इसमें हम लोग जो है ड्रग एंड एक रेडियोलॉजी एक्ट बनाया गया 1994 में, और उसमें एक पॉइंट फिर वही जोड़ दिया गया कि IMCI एक्ट या IMC एक्ट 1956 के तहत जो रजिस्टर्ड लोग हैं सिर्फ वही एक्सरे मशीन, अल्ट्रासाउंड मशीन, सीटी स्कैन मशीन, MRI मशीन खरीद सकते हैं। बाकी दुनिया का कोई भी व्यक्ति जो है उन मशीनों को नहीं खरीद सकता है। तो ये एक सिचुएशन है एक्चुअल में, और इसके ऊपर भी मैंने काफ़ी काम किया था, और इसके ऊपर भी जल्दी ही हम लोग एक और वीडियो बनाएंगे कि एक्चुअल में इसकी ज़मीनी ग्राउंड क्या है, इस पे हम लोग जो है किस तरह से वर्क कर सकते हैं। तो कुल मिला के स्थिति ये है कि आयुर्वेद के लोग जो है इस तरह की मशीनों को जो है परचेज भी नहीं कर सकते। इवन आप आयुर्वेद का अगर कॉलेज भी खोलते हैं तो भी आप ये मशीन नहीं खरीद सकते हैं, आपको डॉक्टर के ही डॉक्यूमेंट जो है लगाने पड़ेंगे। हकीकत में ये इतनी कानूनी रूप से कई तरह की गुंडागर्दी हुई है, आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को ये सारी चीज़ें सुन के जो है अगर निराशा हो रही है, बहुत गुस्सा आ रहा है, तो वो सब अपना जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में यूज करने के लिए अब जो है लगाइए और तैयार होइए, और अब हम लोग कुछ उस पर जो है और इसके कुछ ना कुछ प्रॉपर सॉल्यूशन लेंगे। आगे हम लोग जो है लगातार चर्चा रहेगी। तो ये PNDT एक्ट वाला जो एक पॉइंट है जो पीछे हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो ये वेबसाइट है pndt.gov.in, इस पे जाके आप लोग जो है इससे जुड़ी पूरी जानकारियां और कौन यूज कर सकता है, क्या इसकी वास्तविक स्थिति है, आपको पता लग पाएगी कि इसमें MBBS डॉक्टर्स के अलावा जो है कोई और PNDT एक्ट में जो है लीगली जो है प्रैक्टिस करने के लिए अलाउड नहीं होता। ऐसे एक और बड़ा विचित्र सा एक्ट बनाया गया, ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक्ट। इस एक्ट में ये लिख दिया गया कि कोई भी ऑर्गन में मतलब कि अब हर चीज आ जाती है, अपेंडिक्स भी एक ऑर्गन है, कोई भी बॉडी का पार्ट जो ऑर्गन के रूप में माना जाता है, वो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन या उस ऑर्गन की सर्जिकल जो भी प्रोसेस है वो आयुर्वेद नहीं कर सकते। नहीं कर सकते हैं। तो ये इस तरह के अलग रूल जो है अलग अलग समय काल में बनाए गए, और ज़्यादातर रूल जो है आज के 20 वर्ष, 30 वर्ष, 25 वर्ष पहले के हैं, और इन पे जिस समय हम ये रूल बनाए जा रहे थे उस समय हमारे बीच के जो संगठन जो अपने आप को बाबा आदम जमाने का, कोई 100 वर्ष पुराना, कोई 70 वर्ष पुराना, कोई देश की सभ्यता से भी पुराना अपने आप को बताते हैं, और जो महान इसमें जो लोग जो हैं इनमें बने हुए हैं, अब ज़्यादा मैं तंज तो नहीं, लेकिन उन लोगों की ओर से किसी भी तरह की कोई इन पे ना तो प्रेजेंटेशन दी गई, कहीं ना कोई विरोध हुआ, और ये धीरे धीरे जो है पास होते गए। अभी हाल में ही सर्जरी के ऊपर जो है कुछ रूल आए भी हैं, कुछ अलाउड करने के लिए, जो हमारे लोग बड़े खुश हुए थे। तो वो एक्चुअल हकीकत ये है कि वो ऑलरेडी हम लोग पहले से ही कर सकते थे, उसमें कुछ विशेष नहीं है। तो एलोपैथी वालों ने उसको लेके थोड़ा सा शोर मचाया, उनको लगा कि कुछ और कहानी है, तो वो सिर्फ वही था और इसके अलावा कुछ नहीं था। जो हम पहले से ही अलाउड था वही हमें फिर से अलाउ करने के लिए जो है लेटर इशू कर दिया गया, तो उसमें कुछ विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है। तो सर्जरी में ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक्ट होने की वजह से हम लोग सर्जिकल कोई भी ऑर्गन जो है ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते हैं। तो एक ये भी एक स्थिति है, जबकि हकीकत हम सभी जानते हैं कि फादर ऑफ सर्जरी जो है सुश्रुत को कहा जाता है, हमारे आचार्य सुश्रुत को कहा जाता है, और शुरुआत उनसे ही कही गई थी। लेकिन चूंकि ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक्ट, होटा एक्ट जो है इस पे लागू है, तो आप लोग चाहे किसी के भी वंशज हो, किसी के भी आप जो है अगुआ हो, आप कुछ भी कर लें, लेकिन आप जो है सर्जरी के लिए इस देश में लीगली अलाउड नहीं है। तो ये एक और स्थिति है। दूसरा जो है, इसमें हमारे जो डिपार्टमेंट्स रहे उनकी जो है बहुत सारी जो है ड्यूटीज जो हैं उन्होंने परफॉर्मेंस जो है वो सही से नहीं दी। और अभी एक RTI है, ये भी काफ़ी पुरानी है, 10 वर्ष पुरानी है, 2011 की है, मेरे ही नाम से जो है इस समय मैं बताऊंगा अपने एक छोटा सा और बैकग्राउंड की किस तरह से ये सब चीज़ें जो है कहाँ से स्टार्ट हुई थी। तो ये जो RTI लगाई थी, तो इसमें हमने ये पूछने का प्रयास किया था कि CCIM के एक्चुअल में काम क्या क्या है। तो CCIM की ओर से जो आंसर मिले तो 5 पॉइंट है, इसके अलावा CCIM का कोई काम नहीं है। तो वो एक तो मानक बनाते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन बनाते हैं,
दूसरा जो है एक बहुत बड़ा सा उन्होंने ऐसा लिखा है इस लेटर में कि उनके पास एक बहुत बड़ा सा रजिस्टर है, बड़ा सा नहीं लिखा है, उन्होंने लिखा है कि एक रजिस्टर है जिसका वो रख रखाव करते हैं, जिसमें वो डॉक्टरों के नाम जो है वो डालते हैं। तो ये उनका एक और काम है रख रखाव, मतलब कि वो जो है वो ये देखते हैं, कोशिश ये करते हैं कि उसमें वो रजिस्टर जो उनके ऑफिस में रखा है कोई लेके ना भाग जाए, शायद इसी तरह का कुछ रख रखाव करते होंगे। तो इसी तरह के कुछ कुछ पॉइंट हैं जो उन्होंने डाले हैं। तो इसमें विशेष कुछ ऐसा है नहीं कि वो कोई मानक तय कर दें, कुछ नए कुछ काम कर दें, कुछ ऐसा कुछ उसमें एक्ट में बहुत सारी चीजें हैं ऐसी जो वो कर सकते हैं, लेकिन उनके उत्तर में ऐसा लगता है कि उनका काम सिर्फ रख रखाव का ही है। और आप हम सभी जानते हैं कि वो संस्था जो रख रखाव ही कर रही है, किसका रख रखाव कर रही है तो ईश्वर ही जाने और वो लोग जाने। तो एक आयुष मेडिकल एसोसिएशन के नाम से हम लोगों ने संगठन बनाया था काफी, आज के 10-12 वर्ष पहले। उसमें मैं जो है फाउंडिंग टीम में भी था और एक राष्ट्रीय महासचिव के पद पे भी कुछ वर्ष रहा था। लेकिन चूंकि आयुर्वेद के जो स्थिति रही है कि हम लोगों के बीच में बहुत सारी आपसी खींचतान बनी रहती है, हम लोग एक दूसरे के विचारों को जो है पसंद नहीं करते हैं। 4 लोग अगर आयुर्वेद के बैठ जाते हैं तो एक दूसरे के बारे में ही भला बुरा कहना जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो ये सारी सिचुएशंस जब इस संगठन में हम लोगों ने जो स्टार्ट की थी बहुत अच्छे स्तर पे की थी, 2-2.5 वर्ष में जो है इसमें एक्टिव भी रहा था। और देश भर में जो है हम लोगों ने करीब 7,000 से ज़्यादा आयुर्वेद यूनानी पूरे आयुष सिस्टम का ही, चूंकि ये रिप्रेजेंटेशन करने के लिए ग्रुप बनाया, तो 7,000 के करीब जो है स्नातक इसमें हम लोगों ने जोड़े भी थे और बहुत अच्छे स्तर पे जो है हम लोगों ने प्रयास किए थे। तो आगे इसी में हम लोगों ने कुछ ऐसे एक क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट उस समय जो है 2010 में आया था, तो उसका जो है अकेले हम ही लोग थे जो इस पे जो है हम लोगों ने कुछ विरोध किया था। और उसका जो है परिणाम ये हुआ था कि उस समय जो है वो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट जब लागू होने के लिए गवर्नमेंट की ओर से परमिशन दे दी गई थी तो उसको रोक दिया गया था। इस अपोज के बाद आप लोग जो है इस स्लाइड में जो है देख सकते हैं। आगे हम लोग जो है इस तरह के जो भी लेटर्स हैं, जो पत्र व्यवहार किया गया है, जो काम किया गया है, वो अगर आप लोग चाहें तो हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें आप जब जो जुड़ेंगे तो वहाँ पे आप लोग अपने जो है कमेंट्स डालिएगा, हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो इस पत्र पे देखिए आप लोग अगर देखना भी चाहें तो राष्ट्रपति वगैरह का भी जो है, प्रधानमंत्री, स्वास्थ्य मंत्रालय, सभी की ओर से जो है हमें रिप्लाई मिले थे और हम लोगों ने इस पे जो है काम किया था। इसके ऊपर कुछ और भी ऐसे पॉइंट्स हैं हमारे सिस्टम में जो हमारे जो बेसिकली सीसीआईएम है इसने बहुत गुमराह किया। ये भी कहा कि आयुर्वेद या हमारे जो बाकी जो लोग रजिस्टर्ड होते हैं इस सिस्टम से जुड़े हुए, आयुष सिस्टम से जुड़े हुए लोग, वो लीगली एलोपैथी प्रैक्टिस जो है अलाउ कर सकते हैं। उन्होंने जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इसको भी एक लंबी कहानी है, इसको भी जो है किसी और वीडियो में जो है बनाएंगे। तो अभी चूंकि जस्ट ब्रीफ कर बताने के लिए है, क्योंकि मुझे लग रहा है वीडियो ऑलरेडी लंबा हो रहा है तो इस पर ज़्यादा नहीं जाऊँगा। तो उन लोगों ने जो है एक अपनी ओर से एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया था कि आयुर्वेद के लोग जो है एलोपैथी प्रैक्टिस के लिए लागू हैं। और बाद में फिर कोर्ट से उन्हें बहुत फटकार पड़ी, उन्हें कोर्ट में एक तरह से जो उनके कपड़े उतार दिए गए थे उस जजमेंट में। और उसमें जो है उसको अगर हम आम भाषा में कहें तो लताड़ जो है उनको लगाई गई थी कोर्ट की ओर से। और बाद में जो है आप उसको देखें जो आम सभा की बैठकें होती हैं वहाँ के सदस्यों के द्वारा, उसमें वो क्लियरली जो है उन्होंने लिखा भी है कि हमारी ओर से ये गलत जो है नोटिफिकेशन जारी किया गया था, हम इसको जो है विड्रॉ करते हैं और हम लोगों की ओर से जो है इस तरह की आगे कोई भी चीज़ जो है नहीं की जाएगी। तो ये उन्होंने इंटरनल अपनी मीटिंग में जो है इस तरह का कुछ प्रस्ताव पास किया। तो ये क्या कहानी है आगे हम लोग फिर किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हम लोग जब ये आयुष मेडिकल एसोसिएशन वगैरह बनाए थे तो उसमें हम लोगों ने कुछ आयुर्वेद के लिए ज़मीन पे और भी कुछ कोशिशें थी। तो जो आप लोग जैसा कि देख पा रहे हैं हम लोगों ने दिल्ली के जंतर मंतर पे जो है 2 दिनों का जो एक सांकेतिक धरना प्रदर्शन दिया था और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिला था हमें। उस समय नेता प्रतिपक्ष जो है सुषमा स्वराज जी थी, उसमें जो है स्वास्थ्य मंत्री थे गुलाम नबी आज़ाद जी थे। तो उन लोगों ने हमें बुलाया था, हम लोग पर्सनली जो है उन सबसे मिल के आए थे, हमारी जो बातें हैं उन्होंने सुनी थी और उस पर जो है कुछ कुछ जो है चीज़ों पे काम भी शुरू हुए थे। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि इन सब चीज़ों के बाद आपसी खींचतान जो है जो कॉमन समस्या है हमारे सिस्टम की, तो उसके बाद मेरा खुद मन हट गया और इस संगठन से जो है मैं दूर हो गया। और उसके बाद जो है संगठन जो है एक बैग के अंदर ही अभी पड़ा हुआ है, ज़्यादा कुछ इसमें होता नहीं। तो ये सारी चीज़ें रही हैं। तो ये बैग देख सकते हैं आप लोग, हम लोगों ने उस समय 27 के 27 राज्यों से हमारे यहाँ पे जो है करीब 350 से ज़्यादा डॉक्टर्स इकट्ठे हुए थे, जो हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ के मेंबर थे, सेक्रेटरी थे, या जो हम लोगों ने जिनको भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी हुई थी स्टेट लेवल पे। तो बहुत सारे डॉक्टर्स यहाँ पे आए हुए थे और हम लोगों ने मिलकर जो है इस तरह का जो हेल्थ मिनिस्ट्री को आप लोग आगे देखेंगे इस तरह का एक लेटर जो है दिया था। ये रिसीविंग भी है हेल्थ मिनिस्ट्री की। हम लोगों को बाकायदा वहाँ पे जो है मिनिस्ट्री में बुलाया गया था और हम लोग जो है सुषमा स्वराज जी से भी लोकसभा के अंदर मिले थे और इस पे हम लोगों ने जो है पूरी चर्चा की थी कि
टोटल 11 पॉइंट जो थे वो इस लेटर में हम लोगों ने डाले थे, और इसको जो है हम लोगों ने वहाँ पे जो है पहुँचाया था, और बहुत अच्छे से जो है हम लोगों की बात सुनी गई थी, हम लोगों ने इस पे काम किया था, और आगे फिर से कोशिश रहेगी कि हम लोग इस पे कुछ काम करें, रूपरेखा बनाएं। अभी जो है चूँकि एक ये लास्ट में मैं एक और चीज़ ऐड कर रहा हूँ, चूँकि अभी ये कोविड का टाइम चल रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने इसके ऊपर एक बहुत सुंदर सी शानदार सी प्रोटोकॉल बनाई हुई है। आप लोगों में से बहुत से लोगों को अगर ना हो तो आप मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे भी जाके सर्च कर सकते हैं। इस वीडियो के बाद में जो है नीचे जो है मैं कुछ देर में ही पीडीएफ वगैरह के साथ ही जो है शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से भी जो है ये गाइडलाइंस आप लोग जो है डाउनलोड कर लीजिएगा, पढ़िएगा अच्छे से, और आप लोगों को बहुत प्रसन्नता होगी कि बहुत ही सुंदर तरीके से तीसरे स्टेज तक की जो है कोविड के पेशेंट्स की जो है लोग कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं। एक सिस्टमाइज, इसमें रस औषधियाँ वगैरह का भी विवरण है, वो बहुत ही सिस्टमाइज गाइडलाइन जो है इस मिनिस्ट्री की ओर से जारी की गई है। इसमें बस आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जिस कारण से मैंने इसको डाला है, कि हम सभी लोग जो है अपने अपने स्तर पे 2, 4, 10, 50, 100, 200 जितने भी पेशेंट्स हम लोग कर ही रहे हैं आयुर्वेद के माध्यम से, कोविड के पेशेंट्स को हम लोग रिजल्ट दे रहे हैं, लेकिन हम लोग रिकॉर्ड नहीं बना रहे हैं। हम लोग कर क्या रहे हैं कि हम फेसबुक पे व्हाट्सअप चैट्स या इस तरह की चीज़ें जो है, या पेशेंट का एक टेस्टिमोनियल वीडियो वगैरह लेके वही शेयर कर रहे हैं। ये करना बहुत जरूरी है, हम लोगों को चेतना जागृत करने के लिए, अपने लोगों को मोटिवेट करने के लिए ये भी जरूरी है, लेकिन जो पेशेंट सही हो रहा है उसका रिकॉर्ड, जो फॉर्मेट बनाया है मिनिस्ट्री की ओर से, वो जरूर बनाइए। इसका करना इसलिए जरूरी है कि जब हम लोग अपनी बात कहेंगे तो आप फेसबुक पे जो व्हाट्सएप चैट से या जो चीजें ये शेयर कर रहे हैं, वो अगर हम लोग मिनिस्ट्री में लेके जाएंगे कोई सुनेगा। किसी भी हेल्थ डिपार्टमेंट में, रिसर्च अथॉरिटी में, कहीं पे भी लेके जाएंगे, वहाँ पे उसकी कोई वैल्यू नहीं, हम सभी जानते हैं। तो वैल्यू किस चीज की? चूंकि मिनिस्ट्री ने प्रॉपर प्रोटोकॉल बनाई है, एक फॉर्मेट बनाया है, तो उस फॉर्मेट में अगर हम रिकॉर्ड रख लेंगे, और हार्डली 10 मिनट लगते हैं। मेरे भी जो है कुछ टोटल अगर देखें तो 150-200 पेशेंट हो गए, लेकिन जो प्योर आयुर्वेद से, जिन्होंने आईसीयू में नहीं गए, जो वेंटिलेटर पे नहीं गए, जिन्होंने एलोपैथी की एक गोली नहीं ली, ऐसे कुछ 28 से 30 पेशेंट हो गए हैं जिन्होंने जो है ट्रीटमेंट लिया है, रिजल्ट आए हैं। उनका जो है पूरा फॉर्मेट, इसी फॉर्मेट पे मैंने जो है रिकॉर्ड बनाने की कोशिश की। जो भी डॉक्टर्स मेरे टच में आ रहे हैं उनको मैं यही बराबर बोल रहा हूँ कि आप लोग इसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली जो है अपने वीडियोस अपना रिकॉर्ड बनाए पेशेंट का, और इसको रखने का फायदा क्या होगा कि हम इस पे 250-100 डॉक्टर्स का एक, अगर हम लोग एक डेटा इकट्ठा कर लेते हैं एक जगह पे, और जब कभी हम मिनिस्ट्री में जाते हैं और उसकी रिप्रेजेंटेशन देते हैं, क्योंकि ये रिकॉर्ड पूरी गाइडलाइंस मिनिस्ट्री की बनाई हुई है, तो एक तो मिनिस्ट्री बहुत खुश होगी, मिनिस्ट्री के लोग बहुत खुश होंगे, और वो लोग जो है हमें जो है उनके अकॉर्डिंगली जो हमने डेटा बनाया होगा तो उसको वो सुनेंगे और उन्हें समझ भी आएगा। तो एक तो ये चीज होगी, तो वहां पे हमें उनसे मदद मिल पाएगी। दूसरा जो है, आगे हम लोग कभी भी रिसर्च के प्लेटफॉर्म पे या कोई भी अलग मेडिकल प्लेटफॉर्म पे जब इन चीजों को रखने की कोशिश करेंगे, तो उसको भी जो है एक्सेप्टेंस होगा, क्योंकि मिनिस्ट्री के पैरामीटर पे ही हम लोग अगर काम, और बहुत सरल है, एक बार अगर आप इन सारे फॉर्मेट को पढ़ेंगे तो बहुत ही सरल, इतने सिंपल है कि 10 मिनट से ज्यादा लगेगा नहीं। आप ऑनलाइन अगर किसी से बात कर रहे हैं तो भी आप जो है अपने पास प्रिंट निकाल के रखिए, टिक 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 करिए, कुछ उसमें भरने वाले पॉइंट्स हैं उनको भरिए, और इन चीजों को अपने पास एक रिकॉर्ड के रूप में रखिए, तभी हम लोग एक्चुअल में जो है कुछ बेसिक परिवर्तन कर पाएंगे। तो इसमें कायदा आप लोग कंसेंट फॉर्म भी मिनिस्ट्री ने डाला है कि आप पेशेंट से क्या कंसेंट लें, बस उसमें पॉइंट है, उनका नाम, फोन नंबर वगैरह लेके सिग्नेचर करा लीजिए। अगर आपके पास नहीं आ रहा है तो पेशेंट को वो भेज के व्हाट्सएप वगैरह पे ही आप उसकी जो है सहमति ले लीजिए, और बाद में जो है अपने पास उसका रिकॉर्ड। तो सारी चीजें जो है हमें करनी जरूरी है। इसका करने का जरूरी क्यों है, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, जैसे कि मैंने बताया कि हम लोग प्रेजेंटेशन पाएंगे, अपने आप को साइंटिफिकली दिखा पाएंगे। सिर्फ समस्याओं के ऊपर जो है हम लोग जब सिर्फ बोलते रहते हैं तो उससे काम होगा नहीं। हम लोगों को कुछ जो है एविडेंस तैयार करने की जरूरत है। अब बहुत अच्छा लगता है कि जब हमारे बहुत सारे चिकित्सक आयुर्वेद की चिकित्सा कर रहे हैं, बहुत कॉन्फिडेंस और विश्वास के साथ कर रहे हैं, और बहुत अच्छे अच्छे परिणाम दे रहे हैं, लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि वो सब करने के बाद भी हमारा जो है कहीं पे भी नाम नहीं लिया जा रहा है। पिछली बार के कोविड की लहर जो थी उसमें तो वो तो ये स्थितियां क्यों बन रही हैं? इसीलिए बन रही है, हमारी ओर से प्रेजेंटेशन जो है
वो बिल्कुल भी जो है सही ढंग से नहीं होती है। आगे इस पे भी एक वीडियो जो है मैं बनाऊंगा कि एलोपैथ के लोग जो है वो किस तरह से अपने केसेस को प्रेजेंट करते हैं, किस तरह से गवर्नमेंट से फंड अलॉट करके लेके आ जाते हैं, और वो फेल होने के बावजूद भी उस सिस्टम में वो रिजल्ट ले लेते हैं, वहां से फंड ले लेते हैं, सारे काम उनके बन जाते हैं, जबकि हम रिजल्ट देते हुए भी सिर्फ एविडेंस को रिकॉर्ड नहीं करते हैं, जो कि हमारी एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी। और इसमें समय भी नहीं लगेगा, 10 मिनट एक पेशेंट के रिकॉर्ड अगर बनाने में अगर आप नहीं देंगे तो फिर ये हमारी गलती है फिर यहाँ पे, और हमें सोचना पड़ेगा कि हम लोग जो है फिर सिस्टम में किस ओर जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं। तो इस वीडियो को बनाने का यही मकसद था कि हम लोग इन समस्याओं पे कुछ जो है एक ब्रीफ दे पाए, और इसी को लेके एक आयुर्वेदा फेडरेशन ऑफ इंडिया का जो है विचार है। अभी हम इसको कहीं पे भी जो है ऐसा नहीं कि हम बना ही देंगे, जब तक आप लोग इस पे हम लोगों को नहीं बताएंगे कि हम लोगों को ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जो पीछे जितने भी पॉइंट अभी इस प्रेजेंटेशन में मैंने डिस्कस किए, मकसद यही है कि हम चाहते हैं कि इन पे कुछ ठोस काम हो। और ये तो सिर्फ कुछ एक पॉइंट्स हैं, इतनी चीजें हैं, इतनी चीजें हैं। जैसे रेलवे में ट्रैवलिंग जब करते हैं तो एमबीबीएस डॉक्टर्स को वहाँ पे सुविधाएं मिलती हैं, हमारे को नहीं मिलती हैं। जब कोई गवर्नमेंट की आईएएस वगैरह की परीक्षा होती है, एमबीबीएस के डॉक्टर्स अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट कर उसका एग्जाम दे सकते हैं आयुर्वेद के लोग। इतनी सारी समस्याएं हैं, इतनी सारी समस्याएं हैं जिन पे अगर काम किया जाए तो शायद ये जो समय है बहुत कम पड़ जाएगा। तो उसी को लेके कुछ जो है हम लोग ठोस काम करेंगे। यहाँ पे हम लोगों का मकसद ये होगा, कोई बकवासबाजी नहीं करनी है, कोई सीएमई ऑनलाइन वेबिनार, कोई कैंप नहीं लगाने हैं, कोई जो है यहाँ पे अध्यक्ष महासचिव फलाना ठिकाना पदों की जो सृजन करके और बैठ जाने का काम नहीं करना है। किसी भी तरह का कोई चंदा वंदा इकट्ठा करने का कोई विचार नहीं है। तो ईश्वर की दया से हम लोगों ने जो है वो इकट्ठा किया, और अगर आप लोगों से कभी भी किसी विषय पे जरूरत पड़ेगी तो मुझे पूरा उम्मीद है कि अगर हम सकारात्मक रहेंगे, कुछ अच्छा काम करेंगे, तो आप लोग उसमें भी जो है कभी सहयोग देने से हिचकेंगे नहीं। तो नीचे आप लोग देख पा रहे होंगे कि टेलीग्राम की ग्रुप की लिंक दिख रही होगी इस वीडियो में, t.me/ayurveda federation। तो इसको जाके टेलीग्राम पे जो है आप लोग इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, और हमारे इसकी लिंक जो है इस वीडियो के नीचे जो है मैं डाल दूंगा, तो वहां से भी आप लोग जो है इसको जरूर लीजिएगा और पिक करिएगा। टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ के अपने जो है कमेंट्स हैं, अपनी प्रतिक्रियाएं हैं, वो जरूर दीजिएगा। और आप लोगों की सहमति होगी तभी हम लोग जो है इस चीज पे आगे बढ़ेंगे। अदरवाइज सब पे काम है, सब लोग अच्छा कर रहे हैं, सब लोग कमा रहे हैं, घर परिवार सबका है, सबके बीवी बच्चे हैं, सबके बहुत सारी चीजें हैं, सबके घर गृहस्थियां हैं, सबकी अपनी लाइफ है, सबको कुछ ना कुछ अचीव करना है। तो ये सब कौन करेगा? ये कोई ऐसा तो है नहीं कि संसार में कोई दूसरा आके कोई जो है चमत्कार करेगा, आके कोई युग पुरुष आएगा, कोई अवतार लेके आएगा और आयुर्वेद का उद्धार करेगा, या चरक प्रभु वगैरह जो है किताबों से निकल आएंगे और आयुर्वेद के लिए जो है काम करने लगेंगे। ये नहीं करेंगे ना। तो हम लोगों को ही इस पे करना है। हम लोग ही अगर जागृत होकर अपनी चेतनाओं को जो है सही दिशा में लेते हुए आगे नहीं बढ़ेंगे तो फिर बढ़ेगा कौन? तो हम कब तक इंतजार करते रहेंगे, कब तक होते रहेंगे, कब तक फ्रस्ट्रेट होते रहेंगे, कब तक हम किसी संगठन को दोषी ठहराते रहेंगे, कब तक हम सिस्टम को दोषी ठहराते रहेंगे, सरकारों को दोषी ठहराते रहेंगे? हम लोग जिम्मेदारी कब लेंगे? और ऐसा भी नहीं है कि इसके लिए हमें कुछ बहुत ज़्यादा कुछ स्पेशल करने की ज़रूरत है, कोई रॉकेट साइंस लगाने की ज़रूरत है, कोई स्पेशल मैकेनिज्म बनाने की ज़रूरत है, ऐसा भी कुछ नहीं है। सिर्फ मुट्ठी भर संकल्पवान लोग जो है इतिहास की धारा को बदलने के लिए काफ़ी होते हैं। जैसा कि इस संगठन के लिए मैंने एक जो है लाइन भी इसमें डाली कि बहुना चैव सत्वानाम समवायो रिपुंजया, मतलब कि बहुत सारे साधारण से लोग अगर एकजुट होकर कुछ काम करने लग जाते हैं और एकजुट होकर अगर काम करते हैं तो बड़े से बड़े शत्रु को वो लोग जो है परास्त कर सकते हैं। तो यही भावना है, यही थीम है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को इसमें जो विचार मैंने साझा किए हैं, जो पॉइंट्स साझा किए हैं, इन पॉइंट्स में आप लोगों को बहुत सारे पॉइंट्स पे काम करने का मन होगा। आप लोग इसमें हमें किस तरह से सहयोग कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप लोग उसमें आके जो है कार्यालय में बैठ के ही कुछ काम करें। जहाँ जहाँ जिस जगह पे आप बैठे हैं अपने स्तर पे आप उसमें क्या सहयोग कर सकते हैं, आपके दिमाग में और क्या विचार हैं जो होने चाहिए, जिन पे काम होना चाहिए। आगे जो है इस संगठन के लेके कुछ हम लोगों ने 51 के करीब पॉइंट बनाए, 51 पॉइंट्स बनाए हैं जिन पे आगे काम करने का मन है, और पूरी कोशिश रहेगी कि उन पे जो है सिस्टमाइज वे में जो है काम करूं। और अपने जो व्यक्तिगत काम है वो हमेशा हम सबके चलते रहेंगे, और उनके अलावा ये जो जिम्मेदारी है हमारी जरूरी है। इस सिस्टम के माध्यम से ही हम लोग जो है आज की डेट में कुछ कमा रहे हैं, हमारा नाम है, हमारा सम्मान है, हमारी पहचान है। तो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस सिस्टम को भी बदले में हम कुछ दें। कोई और दूसरा आके तो नहीं देगा। तो इसलिए हम लोगों को इसमें एकजुट होना है। अपनी अपनी आप लोगों के किसी विषय पे मनभेद है
वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मतभेद नहीं होने चाहिए हम लोगों के। मतभेद हैं वो एक अच्छी बात है, सॉरी मैं उल्टा बोल गया, कि मतभेद हैं वो बहुत अच्छी बात है, किसी विषय पे आपका कुछ दूसरा डिफरेंट ओपिनियन है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन मतभेद नहीं होने चाहिए कि ये क्यों कर रहा है, इसको नहीं करना चाहिए, ये तो बड़ा जूनियर है, या ये बहुत बहुत अपने आप को तुर्रम खां समझता है, या ये ऐसा है वो वैसा है। इन सब चीज़ों से अब हम लोगों को दूर हो जाना चाहिए। हम लोग एक प्रोफेशनल्स हैं, चिकित्सक हैं, तो हम लोगों को उसी तरह से बिहेव करना चाहिए। एलोपैथ की लॉबी को अगर हम लोग सीखना चाहते हैं उन लोगों से, तो आप उठा के देख लीजिए, इस देश के गली गली में जहाँ पे भी एलोपैथी हॉस्पिटल खुले होंगे, एक सिंगल ऐसा हॉस्पिटल नहीं मिलेगा कि कोई अकेला एक एलोपैथी डॉक्टर चला रहा होगा, उसमें 5-5, 10-10 डॉक्टर्स जो है मिलकर उस हॉस्पिटल में जो है काम कर रहे होंगे, और बड़े मजे से काम कर रहे होंगे। उन्होंने अपने अपने स्पेशलाइजेशन, अपने अपने काम डिसाइड कर रखे हैं, और वो काम ये हम लोग भी कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे भी कोई किसी को रोक नहीं सकता, लेकिन हमारे यहाँ इस तरह की कभी कभी जो है इस तरह का कोई पहल नहीं हो पाती है। अभी एक अच्छी पहल ये हुई है कि पहले आयुर्वेद के लोगों के बीच में ज्ञान साझा करने की जो है हैबिट नहीं थी। जब से ये सोशल मीडिया वगैरह आया, तो बहुत सारे लोग बहुत अच्छा नॉलेज रखने वाले लोग अपनी जानकारियों को साझा करते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं। तो ये जो जैसे पहल हुई है, इससे जो चेतना जागृत हुई है, वैसे ही हम लोग चाहते हैं कि इस मंच के माध्यम से भी हम लोग करें। और किसी को ये लगता हो कि इन लोगों को नहीं लीड करना है, मैं ज़्यादा टैलेंटेड हूँ, हमें लीड करना है, या मैं ज़्यादा बेहतर ढंग से ये काम कर सकता हूँ, आप आइए, आप इसको नेतृत्व करिए, आप इसकी जिम्मेदारी लीजिए, आप आगे बढ़ाइए, हम लोग आपके पीछे रहेंगे। आपको जो कुछ भी इसमें जो है अपने स्तर पे जो कुछ आप बेहतर से बेहतर कर सकते हैं, यकीन मानिए मैं पूरी ईमानदारी से तन मन धन से जो है साथ रहूंगा। और मेरी जो है इस समय वर्तमान में जो मैं सैलरी लेता हूँ कि कभी मैं वैसे तो नहीं बताऊंगा, इतनी लेता हूँ कि इस देश में बड़े से बड़े जो आयुर्वेद के विभागों में बैठे हुए लोग हैं वो इतना नहीं कमा रहे होंगे, मतलब बड़े जो आयुर्वेद में पढ़ने वाले लोग हैं वो भी नहीं कमा रहे होंगे, वो इतना मैं लेता हूँ। मैं उन सबको छोड़ने के लिए तैयार हूँ। अगर आप में से कुछ लोग आ जाते हैं और संगठित होकर हम लोग एक प्रयास करते हैं, एक कोशिश अगर करेंगे, पहले भी हम लोगों ने कुछ कोशिश की, उसके कुछ बहुत अच्छे अनुभव रहे हैं, कुछ उससे बहुत सारी चीजें भी सीखने को मिली हैं। जो हमने वहाँ गलतियां की थी उनको भी अब नहीं दोहराएं, ऐसी भी हम लोगों की वहाँ पे जो है वो उन अनुभवों से सीख के हम काम करने की कोशिश करेंगे। तो ये सारी चीजें हैं, और उम्मीद है कि आप सब लोगों को इसमें जो बात की हैं, वो पॉइंट्स रखे हैं, वो आप लोगों को समझ आए होंगे। कुछ आप लोगों को अपने भी ओपिनियंस उसमें अगर लगे हों तो प्लीज जरूर शेयर करिएगा। और इन्हीं शब्दों के साथ जो है मैं आज यहाँ पे इस वीडियो को जो है समाप्त करता हूँ। मुझे लगता है काफी हम लोग बोल लिए हैं, काफी डिस्कशन हो गया है, तो आगे जो है जल्दी ही मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ, और आगे की कुछ और चीज़ों पे हम लोग जो है डिस्कशन करके जो है आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और आगे हम लोग जल्दी ही मिलते हैं। नमस्कार।